हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप सो सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। जो आपको पता ही है, हमारा यूनिट 8 चल रहा था, बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स पार्ट 2। तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो फिज़िकल एजुकेशन का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो सीबीएसई स्कूल्स में +1 एंड +2 में फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में से मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स एंड न्यूटन्स के लॉ, और जो हमारे लीवर, जो 3 टाइप के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर के बारे में डिस्कस किया था इन डिटेल में। तो आज हमारी सेकंड वीडियो है, जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हमारे रह गए थे उसके लिए है। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है, हम उसे स्टेट ऑफ बैलेंस भी बोलते हैं। तो जैसे ही हमारे लिविंग लाइफ में किसी भी चीज़ का हम बैलेंस रख पाते हैं, दौड़ते समय, चलते समय, ठीक है, इवन कि कोई एक्टिविटी करते समय हम अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, बैलेंस बना पाते हैं, तो वो किन चीज़ों की हेल्प के साथ, कौन से फैक्टर्स हैं, उन पे इफेक्ट डालते हैं, हम बैलेंस बना पाते हैं। और कई बार बैलेंस नहीं बना पाते, उनका रीज़न क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और इसमें से सीबीएसई जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं बैलेंस, जहाँ स्टेबल चीज़ रहना। तो स्टेट ऑफ बैलेंस और आ स्टेबल सिचुएशंस वेयर ऑपोजिट फोर्स कैंसल ईच अदर्स आउट वेयर नो चेंजेस आर अक्योरिंग। तो इक्विलिब्रियम हम उस चीज़ को बोल सकते हैं कि जहाँ पर कोई भी चीज़ बैलेंस बना पाती है, पॉसिबल होता है कि वो अपनी एक कांस्टेंट पोजीशन पे रह सके, बैलेंस बना सके। और ये वो सिचुएशन है जिसमें मींस दोनों साइड से जो फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स जीरो हो जाती है, तब कोई भी चीज़ बैलेंस में या स्टेबल रह पाती है, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्टली है स्टैटिक एंड डायनामिक। फर्स्टली जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो मतलब कि नो मोशन में होता है, स्टेबल होता है, उसमें कोई मूवमेंट अगर दिखाई नहीं देती। उस पर जो फोर्स होती है इक्वल, बोथ साइड से इक्वल लगती है, और ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स इम्प्लीमेंट हो रही थी वो जो होती है 0। तो जिसके कारण स्टैटिक बैलेंस बन पाता है। तो बहुत सारी एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यूज़ होता है। हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो शूटिंग में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि शूटिंग के दौरान जो हम गेम्स करते हैं उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं चाहिए। अगर हल्की सी भी मूवमेंट हो जाती है तो हमारा जो शॉट है वो साइड पे चला जाता है। आर्चरी में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए। ड्यूरिंग द योगा पोज, जब हम किसी भी योगा पोज में स्टेबल रहते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो कांस्टेंट एक पोजीशन पे होती है, स्टेबल होती है, उसको भी हम स्टैटिक बोल सकते हैं। एंड वेट लिफ्टिंग के दौरान जब कोई भी प्लेयर अपने वेट को लिफ्ट करके कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहता है तो उसको हम स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नंबर ऑफ और भी टाइप की जो एक्टिविटी मीन्स एग्जांपल्स हैं इक्विलिब्रियम की, तो इससे हमें पता लगता है कि जो स्टैटिक है वो किस टाइप का है। तो नाउ अब हम चलते हैं डायनामिक। हमारे जो सेकंड टाइप का जो इक्विलिब्रियम है उसको हम डायनामिक बोलते हैं, जहाँ मोशन बोलते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ जब मूवमेंट में होती है उसके दौरान जो बैलेंस रख पाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस, जहाँ डायनामिक जो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल कैसे होता है, मीन द बैलेंस व्हेन द बॉडी इज मूविंग। जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है उस टाइम पे जो बैलेंस बना पाती है उसको हम
डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये भी बहुत सारी एक्टिविटी और डेली लाइफ की जो लिविंग हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके दौरान बहुत ज़्यादा नेसेसरी और रिक्वायर्ड होता है। लाइक स्प्रिंट स्टार्ट, जब भी कोई एथलीट शॉर्ट रेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो स्टेबल ना होके मीन्स मोशन में आती है, तो उस टाइम पे जो बैलेंस बनाना होता है बॉडी का, तो वो फर्दर नेक्स्ट पैर को फीट को आगे रख के जल्दी सी बैलेंस बनाना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक जो इक्विलिब्रियम होता है। सेटअप्स, जब हम सेटअप्स लगाते हैं तब भी बॉडी मूवमेंट में होती है, मोशन में होती है। बेंडिंग फॉरवर्ड, जब हम बॉडी को आगे की तरफ बेंड करते हैं तब भी मोशन में होती है। वहाँ पर बच्चे प्ले करते हैं एक सीसा टाइप का, मीन्स या सेंटर में जो फलक्रम होता है, एक बच्चा इधर बैठा होता है और एक बच्चा इधर बैठा होता है, तो ये अप डाउन जो पोजीशन में मीन्स प्ले करते हैं उसको सीसा बोलते हैं। तो वो भी एक जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। ड्यूरिंग द शॉट पुट, जब एथलीट शॉट को पुट करता है तो उस टाइम पे भी बॉडी मोशन में होती है और बॉडी का बैलेंस बना के रखना होता है ताकि फाउल ना हो जाए, तो ये भी एक डायनेमिक एग्जांपल है। नंबर ऑफ और टाइप की जो मतलब कि एग्जांपल है, जेवलिन थ्रो के टाइम पे मतलब कि रनिंग के टाइम पे, ठीक है, पोल वाल्ट के टाइम पे, जहाँ हाई जंप के टाइम पे जो बैलेंस होता है वो हमारा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मेनली इसके 4 जो प्रिंसिपल्स हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्टली है बेस ऑफ द स्पोर्ट, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जितना बेस की सपोर्ट होगी, मीन उसका जो बेस है वो ब्रॉडर या लार्जर होगा, उतना ही उस ऑब्जेक्ट का उस मतलब कि लिविंग बॉडी का उतना ही ज़्यादा बैलेंस बन पाएगा। जितना ये सपोर्ट कम हो पाएगी, ठीक है, तो उतना ही वो बैलेंस कम रख पाएगा और वो जल्दी अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं बेस ऑफ द सपोर्ट। द लार्ज द एरिया ऑफ द बेस द सपोर्ट इज द ग्रेटर स्टेबिलिटी, मीन जितना लार्ज एरिया होगा बेस का उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके जो बेस है वो उतना ही ज़्यादा लार्जर बनाया जाता है, तभी वो बैलेंस रह पाता है। अदरवाइज़ उनका जो अगर सपोर्ट जब बेस स्मॉल बनाया जाए, कम बनाया जाए, तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी है, जब हम अपनी लेग्स को डिस्टेंस पे कर लेते हैं, मीन्स हमारा जो बेस है वो ब्रॉडर हो जाता है, दोनों फीट के बिटवीन डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, हम ज़्यादा स्टेबल हो पाते हैं। हल्का सा पुश करने पे, धक्का लगने से हम गिरेंगे नहीं। बट अगर हमारा जो बेस है, हम अपनी लेग्स को जोड़ के, फीट को जोड़ के खड़े हैं, तो हमें अगर कोई हल्के से पुश करेगा तो हम ईजिली वहाँ पर गिर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेस ऑफ सपोर्ट। तो कहने का मतलब जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जैसे हमारी रेसलिंग है, ठीक है, बॉक्सिंग है, नंबर ऑफ टाइप की वेट लिफ्टिंग है, तो उसमें हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है उसका बेस बड़ा करना पड़ता है, तभी हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं और स्टेबल रह पाते हैं ओपोनेंट प्लेयर के सामने। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है बेस ऑफ द स्पोर्ट। तो सेकंड है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो प्रिंसिपल्स हैं उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए। ये क्या है, एन एथलीट with the low center of gravity tend to be more stable than one with the higher center of gravity। इनका कहने का मतलब ये है, जो हर ऑब्जेक्ट की, हर लिविंग बॉडी की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बनता है वो जितना लो होगा टुवर्ड्स द अर्थ, तो उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना वो अपवर्ड होगा टू मीन्स अर्थ से ऊपर होगा सेंटर ऑफ पॉइंट, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी गेम एक्टिविटी है जब प्लेयर को बैलेंस बनाने के लिए झुकना पड़ता है, थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी के कारण हो पाता है कि जो हम उस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगी उतना ही वो बैलेंस ज़्यादा बना पाएगा। तो ये इफेक्ट पड़ता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो थर्ड जो है प्रिंसिपल्स वो है लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है, आपको पता है हर ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी के लिए एक इमेजरी लाइन बनती है। अगर बॉडी सेंटर ऑफ द इमेजरी लाइन में है तो उतना बैलेंस ज़्यादा बना पाएगी, और जितना वो फॉरवर्ड बैकवर्ड है
सेंटर ऑफ इमेजरी लाइन से, तो उतना ही वो बैलेंस कम बना पाएगी। तो ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज मोस्ट स्टेबल व्हेन द लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल्स थ्रू द सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन की स्टेबिलिटी के लिए उसकी इमेजरी लाइन जो है सेंटर ऑफ होनी चाहिए। जितनी ये मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या साइडवर्ड होगी उतनी मीन्स अनस्टेबिलिटी होगी, और जितनी ये सेंटर में होगी मीन्स तो उतनी ही ज़्यादा बैलेंस बन पाएगा। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो लास्ट जो प्रिंसिपल्स हैं वो है मास। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो भी निर्धारित करता है कि उस चीज़ की स्टेबिलिटी या बैलेंस ज़्यादा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मीन्स एक लाइट मास से और उसके ऑपोजिट जो हैवी मास का पर्सन है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे सोमो रेसलिंग होती है, उसमें हैवी जो प्लेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी पर्सन होते हैं जो प्लेयर होते हैं, तो वो क्या है अपने मास के कारण ज़्यादा स्टेबल रह पाते हैं। अगर उनके ओपोनेंट हल्के मास वाला या लाइट वेट वाला पर्सन आ जाएगा तो वो ईजिली अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना मास ज़्यादा होगा ग्रेविटल फोर्स के कारण और उसके मास के कारण उस ऑब्जेक्ट का जो है बैलेंस इक्विलिब्रियम ज़्यादा बन पाएगा। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक था इक्विलिब्रियम, उसकी टाइप्स, मीनिंग एंड उसके प्रिंसिपल्स। होप सो आपको बहुत इजीली समझ लग गया होगा। तो नेक्स्ट फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन किसको कहते हैं, और इसको स्पोर्ट्स में और नॉर्मल लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, जहाँ हमारे लिए ये नुकसानदायक है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेस that are sliding or trying to slide across each others. Friction always work in opposite directions to the moving objects. तो स्टूडेंट्स सिंपल ये बोला गया है कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है दो किसी भी सरफेस के बिटवीन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगती है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट लगेगी, मीन्स उसको रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं ऐसी फोर्स को। तो फोर्स क्या है, जैसे हम चलते हैं दौड़ते हैं तो हमारे फीट और हम जो सरफेस है रोड है उसके बिटवीन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो उसी की वजह से हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे रोज़ की लाइफ की जो एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। तो इसलिए इसको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फ्रिक्शन क्या है। तो जैसे कोई भी चीज़ को पकड़ना है, कैरी करना है, तो उसके लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। फ्रिक्शन किसी स्पीड को स्लो करती है, जैसे हम व्हीकल चलाते हैं, कई बार ऑन द स्पॉट एमरजेंसी में ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो वो भी एक फ्रिक्शन होती है, तभी वो व्हीकल रुक पाता है। अदरवाइज़ वो मीन्स मूव होता चला जाएगा। और चलने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए, मसाज करने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए, इवन के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फ्रिक्शन के बिना हो नहीं सकते। तो इसलिए फ्रिक्शन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी फोर्स है, जिसके कारण हम काफ़ी काम एक्टिविटियाँ कर पाते हैं। तो आगे हम इनकी टाइप पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स हैं। वैसे मेनली फ्रिक्शन की 4 टाइप्स है, तो हम इसको वन बाय वन विद एग्जांपल समझेंगे कि फ्रिक्शन की कौन सी टाइप है। तो फर्स्टली जो टाइप है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नाम से ही समझ आता है। तो स्टैटिक मीन्स विदाउट मूवमेंट, जो चीज़ एक जगह पे रुकी हुई है, एक जगह पे स्टेबल है, उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। तो फ्रिक्शन ऐसी फ्रिक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह पे रोक के रखती है, तो उसको हम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शंस आल्सो कॉल्ड लिमिटेड फ्रिक्शन, इसको लिमिटेड फ्रिक्शन भी बोला जाता है। अ फोर्स दैट कीप ऑन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, उसको मूवमेंट नहीं देता,
खड़ा होता है तो उस टाइम पे जो फोर्स लगी होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अदर फैक्टर्स पे भी इफेक्ट डालती है, जैसे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो भी इफेक्ट डालता है, ऑब्जेक्ट पे लगी हुई फोर्स है वो भी इफेक्ट डालता है, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो भी इफेक्ट डालता है। तो काफ़ी जो फैक्टर्स हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल दी है आपके सामने, एक पर्सन है जो अलमीरा को धकेलना चाहता है, पुश करना चाहता है, बट अलमीरा का जो वेट है बहुत ज़्यादा है और जो ये पर्सन है फोर्स लगा रहा है वो उस ऑब्जेक्ट की जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है उससे कम है उसकी फोर्स, इसलिए उसको पुश नहीं कर पा रहा। तो इस साइड से फ्रिक्शन लग रही है और इस साइड से फोर्स, तो ये चीज़ क्या है, स्टैटिक है, मीन्स हिल नहीं पा रही, इसलिए हम इसको स्टैटिक मतलब कि फ्रिक्शन बोलेंगे। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये जो बॉक्सिंग में पंचिंग पैड हैंग की हुई है, ये सामने आपके हैंग की हुई है, ये चीज़ ऐसे ही लटकेगी स्टैटिक मोशन में जब तक इस पर फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्टैटिक फोर्स है वो इसको लटकने में हेल्प देगी। एक और एग्जांपल है, ये बॉल है, मीन्स सरफेस पे पड़ी हुई बॉल है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो मीन्स इसके जो वेट के कारण और सरफेस के बिटवीन जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है जिसके कारण ये एक जगह पे रुकी हुई है, तो इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन की एग्जांपल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टैटिक फ्रिक्शन ये बोल सकते हैं कि मीन्स दोनों साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जब इक्वल फोर्स लगती है और वो चीज़ मूव नहीं कर पाती तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जो जिसमें मूवमेंट दिखाई नहीं देती और कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टेबल रहता है। जो है वो है काइनेटिक्स और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ही काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, इसका सेकंड नेम है। तो आपको काइनेटिक भी आ सकता है और स्लाइडिंग भी आ सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, मीन्स दोनों का सेम मतलब ही है। तो when a object slides off tends to slide over another object, it is called sliding friction। कहने का मतलब है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करता है, जहाँ स्लाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज सरफेस। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है, एक तो सरफेस के टाइप्स पे, वो किस टाइप का सरफेस है जहाँ ऑब्जेक्ट क्या है और उसकी जो सरफेस क्या है, दोनों पे मीन्स डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है, अगर जिस चीज़ पे हमने स्लाइड करनी है उसका सरफेस स्मूथली और मुलायम है जिस पे स्लाइड हो सकती है तो ईजिली स्लाइड हो जाएगा। अगर वो सब ऑब्जेक्ट का सरफेस रफली है, सूखा है और उस पर स्लाइड नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो वाटर पार्क में आपने देखा होगा कि स्लाइड लगी होती हैं स्लाइड करने के लिए, जिस पे पानी कंटिन्यू चलता रहता है। अगर सपोज करो उस पर पानी ना छोड़ा जाए उस स्लाइड पे और वो सूखी हो, तो उस पर स्लाइड करना मतलब कि टफ होगा, मीन्स मतलब कि उतना आसान नहीं होगा जितना कि पानी पे स्लाइड होते हैं। तो पानी इसलिए छोड़ा जाता है ताकि उस सरफेस के बिटवीन की जो फ्रिक्शन को कम कर सके और ईजिली स्लाइड कर सके पर्सन, तभी मज़ा आता है ना स्लाइड करने में। अगर स्लाइड नहीं हो गई तो मज़ा नहीं आएगा ना, चोट लग जाएगी। तो इसलिए तो जो स्लाइडिंग है वो सरफेस के ऑब्जेक्ट और उसके सरफेस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए स्केटिंग है, जो नॉर्मल स्केटिंग करते हैं उस पर भी क्या है, रोलिंग के साथ साथ जो स्लाइड भी हो जाती है। तो आइस स्केटिंग है, आइस के ऊपर स्केट करना तभी पॉसिबल है अगर उसकी सरफेस मतलब कि स्लाइड करने के लिए अलाउ करेगी। तो वाटर पार्क में जो अभी मैंने एग्जांपल दिए वाटर पार्क स्लाइड के, वो आपको समझिए आ गया। एज ऑफ द डोर स्लाइड, मान लो कई बार हम जो डोर पे एक रोल टाइप हम व्हील लाते हैं जो कि रोल होता है और डोर को अपने आप बंद करता है खोलता है, उसको हम बोल सकते हैं डोर स्लाइड। वॉशिंग फ्लोर विद द मशीन, मान लो कोई फ्लोर को वॉश करना है जैसे पोछा लगाना है तो तभी पॉसिबल है अगर उस पर वो सरफेस पे हमारा हाथ है पोछा जहाँ वो मशीन स्लाइड कर रोलिंग फ्रिक्शन।
स्टूडेंट्स जैसे आपको पता है कि जो भी राउंड शेप की जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बॉल है, चाहे कोई व्हीकल के टायर हैं, ठीक है, तो वो सारी क्या चीज़ें रोल होती हैं। तो उस पे क्या जो जो फोर्स लगती है उसको रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शंस कैन बी सीन इन द मूवमेंट ऑफ व्हील। जब कोई व्हील मूव करता है, मूवमेंट करता है, गोल गोल घूमती कोई भी चीज़, तो उस पे क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगी। रोलिंग फ्रिक्शंस रेजिस्टेंस समटाइम कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन और रोलिंग ड्रैग। इसको रोलिंग ड्रैग भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, कई बार ये टर्मिनोलॉजी आ जाती हैं, तो उसको क्या है, मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन ही बोलते हैं। तो जो मतलब कि ऐसी फोर्स, ऐसा मतलब कि जो रोलिंग पे रेजिस्टेंस लगता है समटाइम, उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन अ सरफेस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे रोल करता है, ठीक है, तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जितने भी आप एग्जांपल लगा लो, साइकिल जब चलता है, ठीक है, वैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये व्हील बना हुआ है, व्हील जब घूमता है तो उस पर रोलिंग फ्रिक्शन होती है टायर और रोड के बिटवीन, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हो पाती है, तभी वो टायर चल पाता है। तो ये ट्रॉली है, जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हो, मॉल्स में जाते हो, तो ये ट्रॉली आपने आम देखी होगी, तो ये ट्रॉली भी क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन पे चलती है। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो वो सारे क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन के कारण ही टायर घूम पाते हैं। बॉल है, मीन्स कोई भी बॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, तो ये रोल करते हैं, ठीक है, तो इन पे क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन लगती है। तो ये ध्यान रखना कि कई बार बॉल ना, जो बॉल है, जैसे आप वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं, वॉलीबॉल हवा में जब रोल करती है तो उसमें एयर के साथ जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। तो मीन्स हम जब फ्रिक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता है ये सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे, लिक्विड में, गैसेस में और एयर में मतलब कि फ्रिक्शन होती है। तो इसलिए कुछ फ्रिक्शन हमारी हार्ड सरफेस पे होती है और कुछ मतलब कि होती है हमारे एयर वगैरह में, हवा में होती है। तो मतलब कि तो हमने ये व्हील की एग्जांपल है, बॉल की है, ट्रॉली बैग की है, व्हील्स ऑफ द स्केट्स बोर्ड, जो स्केटिंग बोर्ड होते हैं उसके जो व्हील होते हैं वो भी, और जॉबिंग भी एक मतलब कि रोलिंग वाला है, तो उसको भी हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। और राइटिंग पेन, जब भी पेन, आपको पता है जो पेन का नेब होता है, नेब के आगे एक छोटी सी बारीक सी एक गोल मीन्स बॉल टाइप लगी होती है, ठीक है, वो जब जैसे जैसे घूमती है तो वैसे वैसे पेन की इंक जो है वो लगती है और वो चलता है, तो हम लिख पाते हैं। तो इसलिए ये एग्जांपल के हमें समझ आता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होती है और कैसे कैसे हम इसको मतलब कि इम्प्लीमेंट करके इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। एंड फोर्थ जो हमारी टाइप्स है फ्रिक्शन की, वो है फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हवा में भी मूव करते हैं, वाटर में भी मूव करते हैं। तो ऐसी फोर्स जो पानी और हवा में मतलब कि इस्तेमाल होकर चीज़ों को मूव होने में हेल्प करते हैं, जो रोकने में हेल्प करती है, तो उस चीज़ को हम फ्लूइड फ्रिक्शन में इंक्लूड करते हैं। Fluid friction is a friction that act on objects that are moving through a fluid, include a liquid and gases। तो मतलब कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो इस तरह का जो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे तब एक्ट करती है जब वो मूविंग कर रहे होते हैं फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड के अंदर क्या होता है, लिक्विड भी आ जाता है और गैसेस भी आ जाती है। तो लिक्विड में आपको पता है वाटर है, ऑयल है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें वो कोई भी चीज़ मूव करती है, जैसे लिक्विड पानी में मतलब कि पानी वाला जहाज, शिप है, बोटिंग करते टाइम मतलब कि या फिश वगैरह मूव करती हैं, जितने भी पानी में रहने वाले जीव है मूव करते हैं, वो लिक्विड जो फ्रिक्शन के कारण ही हो पाता है। तो गैसेस, हवा में जितनी भी चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है, चाहे पंछी उड़ते हैं, चाहे एरोप्लेन उड़ता है, चाहे रॉकेट जाता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हवा में मूव करती है तो वो क्या है, गैसेस के साथ फ्रिक्शन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन में इंक्लूड करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जब कोई भी प्लेयर स्विमिंग करता है तो उसमें पानी की जो फ्रिक्शन के कारण ही वो मूव कर पाता है। डाइविंग मीन्स डाइव करता है,
हवा में या पानी में। स्काई डाइविंग आ गई, तो उसके दौरान भी जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगती है। जैवलिन थ्रो, जब हवा में जो नेजा या जैवलिन को थ्रो किया जाता है तो उसमें क्या है, जो हवा की रेजिस्टेंस लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। डिस्कस थ्रो भी हवा में जब थ्रो की जाती है तो उस पर भी हवा का रेजिस्टेंस लगता है, वो क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन की एग्जाम्पल है। फ्लोटिंग इन एयर, हवा में फ्लोटिंग करना, वो भी। हाई जंप भी, जब हाई जंप लगाता है एथलीट तो हवा में मूव करके लगाता है। जो शिप है कोई रन करती है वाटर के अंदर, पानी वाला जहाज है, वो भी फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण ही हो पाता है। एयरप्लेन है जो मीन्स हवा वाला हवाई जहाज जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल है जो हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन की एग्जांपल बनती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूजेबल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो फ्लूइड के अंदर, वाटर या हवा के अंदर, जहाँ सरफेस पे या स्लाइडिंग के दौरान, रोलिंग के दौरान मूव करने में हेल्प करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रिक्शन की, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी इंजरीज आ जाती हैं। तो उन इंजरी से बचा जा सकता है गार्ड वगैरह यूज़ करके, या वैसी सरफेस यूज़ करके, ठीक है। तो उसकी प्रिवेंशन की जा सकती है एडवांस में, अगर हमें पता होगा सरफेस का। तो इस तरीके से हम अपने इस टॉपिक को, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स को, आपके सामने डिस्कस किया। होप सो आपको सभी को समझ लग गया होगा। और इसी टॉपिक में से बोर्ड हर बार एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डालता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। कहते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो जरूरी एक बुराई है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि फ्रिक्शन हमें किसी चीज़ को रोकने के लिए, उसकी स्पीड स्लो करने के लिए, या ग्रिप करने के लिए, उसमें मूव करने के लिए चाहिए। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो रही है। तो ये बुराई क्यों है, क्योंकि जहाँ पर ये एडवांटेज देती है उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो फ्रिक्शन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को लिख देना, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो फ्रिक्शन की मीनिंग है उसकी टाइप्स को लिख देना, उसके एडवांटेज लिख देना कि कैसे हमारी ये एडवांटेज में कोई चीज़ को ग्रिप करने के लिए, रोकने के लिए, उसकी स्पीड स्लो करने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें हेल्पफुल है। तो डिसएडवांटेज में आता है कि हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज़ करता है। जब दो सरफेस के बिटवीन ज़्यादा फ्रिक्शन होती है तो ऑब्जेक्ट घिसता भी है, टूटता भी है, तो उसके लिए लुब्रिकेशन करना पड़ता है। तो ऐसे सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आप लिख के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और अच्छे नंबर ले सकते हो। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अपने ध्यान से रीड करना है और उसको मतलब कि याद करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस